नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम 2021 के उन महत्वपूर्ण डाउटफुल क्वेश्चनों की सीरीज में। आज इस वीडियो में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपको बोनस भी दिलाने वाले हैं और डाउटफुल भी हैं। ये सभी प्रश्न हैं वो बोर्ड की बुक के अनुसार ही प्रमाणित हैं और ऑथेंटिक जवाब वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सभी उत्तर हैं जो बोर्ड की बुक के अनुसार ही आपको दिए जाएंगे और कौन से प्रश्न हैं उन पर आपके दो उत्तर भी माने जा सकते हैं। इन सभी चर्चाओं को शामिल आज की इस वीडियो में किया है। पिछली वीडियो में हमने और भी जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा की है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर विजिट करिएगा। उसमें आपके जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस हैं और आपको जिस भी क्वेश्चन पर डाउट है वो क्लियर आपका हो जाएगा। आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं जो उत्तर बताऊंगा वो बिल्कुल प्रमाणिक और ऑथेंटिक माने जाएंगे। आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो इन उत्तरों के माध्यम से। चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का है वो नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने आज की इस सीरीज में। आज का प्रश्न है हमारे पास, ये प्रश्न काफ़ी विवादात्मक है। देखिए, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण के कौन से उद्देश्य है। प्रश्न क्या है कि ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन है आपके पास, एक कौशलात्मक उद्देश्य है, दूसरा है सृजनात्मक उद्देश्य, तीसरा है रसात्मक उद्देश्य और चौथा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर दो आंसर कई शिक्षक हैं वो मानते हैं। कोई कौशलात्मक उद्देश्य बताता है और कोई ज्ञानात्मक उद्देश्य बताता है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है कि जब ज्ञान शब्द आ जाता है तो वो ज्ञान शब्द ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। 100% ये राइट है। इस प्रश्न पर आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षक श्याम पर कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं, यह विधि है। दोस्तों, इस प्रश्न के आंसर भी आपको दो देखने को मिल जाएंगे। कोई ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बताता है और कोई ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बताता है। ये दो तो इसके आंसर नहीं होंगे। बात इन दो उत्तरों की आती है कि कौन सा राइट आंसर माना जाए। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाणित रूप में आपके लिए इस क्वेश्चन का उत्तर है मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इसका जो राइट आंसर है वो अनुकरण विधि ही माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? अनुकरण विधि ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, इस बुक के अनुसार, एनसीईआरटी की बुक के अनुसार है जो अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि के दो प्रकार माने जाते हैं। अनुकरण विधि के कितने प्रकार माने जाते हैं? दो प्रकार माने जाते हैं। एक आता है आपका रूपरेखा अनुकरण विधि और दूसरा आता है आपका स्वतंत्र अनुकरण विधि। देखिए, रूपरेखा अनुकरण विधि में तो क्या होता है, एक रूपरेखा बना दी जाती है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार एक रूपरेखा बना दी जाती है और रूपरेखा बनाने के बाद उस पर जो शिक्षक है बालकों को कहता है कि इसको बिल्कुल इस प्रकार बनाना है, तो ये रूपरेखा अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। लेकिन स्वतंत्र अनुकरण विधि में क्या होता है,
देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यापक श्यामपट्ट पर, स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है और बालक से कहता है कि नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखे जैसे क को देखकर बालक ऐसा ही लिखने का प्रयास करे, तो ये अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस पर भी आपको कोई बोनस नहीं मिलने वाला है। अनुकरण विधि ही इसका राइट आंसर होने वाला है। आप देख लीजिएगा, इसमें अनुकरण विधि ही आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। देखिए ये प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, और ऑप्शन डी है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर इसका जो ये बुक में ये इसका आंसर दे रखा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध की आपसे पूछा है और उत्तरी गोलार्ध में आपके उत्तर पूर्वी पवनें यहाँ पर दे रखा है। इसका आगे वाला वर्ड है वो दे रखा है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन इसमें आपको नहीं रहने वाली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हम पिछली वीडियो में एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन हमारे एक साथी है उन्होंने इसको भेजा तो इसको दोबारा से हम क्लियर करने वाले हैं कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये विशेषण पूछ रहा है और जो अंडरलाइन है वो साहस शब्द पर दे रखा है। अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो जो साहस शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन RBSC की 8th क्लास की बुक है उसमें इस साहस शब्द को गुणवाचक विशेषण दे रखा है। आपको इसका जो ऑथेंटिक प्रमाणिक जवाब है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर अगर बोर्ड की बुक के अनुसार माना जाता है तो गुणवाचक विशेषण ही माना जाएगा, और अगर इस पर बोर्ड चाहे तो बोनस भी इस पर दे सकती है। क्योंकि इसमें भाववाचक संज्ञा अगर देखा जाए तो वैसे साहस में भाववाचक संज्ञा भी मानी जाती है जो कि ऑप्शन में नहीं है, और बोर्ड की बुक के अनुसार तो इसका गुणवाचक विशेषण ही होगा। राइट आंसर जिसने भी गुणवाचक लगाया है उसका राइट आंसर माना जाएगा। अब देखिए इस पर जो RBSC की बुक है और ये रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों में हिंदी लैंग्वेज में पूछा गया है। यहाँ पर ये बात कही गई है, ये पैराग्राफ है वो 8th की क्लास से लिया गया है, जिसमें लिखा है कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। बिल्कुल एज इट इज लाइन लिखी हुई है, आप देख लीजिए कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में जो साहस शब्द है डॉक्टर चंद्रा की विशेषता बता रहा है और ये गुणवाचक विशेषण है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो साहस शब्द है जो उसकी विशेषता बता रहा है और ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो अगर RBSC इस बुक के अनुसार इसका जो राइट आंसर मानती है तो 100% आपका जो आंसर है वो गुणवाचक विशेषण ही माना जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये रीट लेवल सेकंड में पूछा गया है कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का है। तो यहाँ पर ये पे अगर इस बोर्ड की बुक के अनुसार तो इसका गुणवाचक विशेषण ही होगा। लेकिन मैं एक बार और बता दूं आपको कि जो साहस शब्द है ये साहस शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, और अगर यहाँ पर साहस की जगह साहसी होता, क्या होता? साहसी होता, तो ये साहसी आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता। लेकिन हम बात करने वाले हैं बुक के अनुसार, तो बुक के अनुसार आपका जो राइट आंसर है वो गुणवाचक विशेषण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। ये हमने अभी इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कितनी कहलाती है। प्रश्न है कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑफशोर, ऑप्शन नंबर बी उपभू, ऑप्शन नंबर सी अपशोर और ऑप्शन नंबर डी अपभू। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। इसमें पूछा है कि पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी पूछा है। कौन सी दूरी पूछा है? अधिकतम दूरी पूछा है। और अधिकतम दूरी के लिए आपके यहाँ पर अपशोर माना जाता है, और अगर न्यूनतम दूरी पूछता तो आपके उपशोर माना जाता। इसका जो बुक के अनुसार जो बुक में दिया गया है वो भी आप देख लीजिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी 152 किलोमीटर पर होती है, इसे अपशोर कहते हैं। सर्वाधिक दूरी, अधिकतम या सर्वाधिक यहाँ पर दे रखा है। अधिकतम उसमें क्वेश्चंस में अधिकतम दे रखा है, लेकिन बुक में यहाँ पर क्या दे रखा है? सर्वाधिक दे रखा है। और सर्वाधिक और अधिकतम एक ही होता है। ये लाइन एज इट इज है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी 152 मिलियन किलोमीटर पर होती है तो इसे अपशोर कहा जाता है, और जब निकटतम दूरी 147 मिलियन किलोमीटर पर होती है तो इसे उपशोर कहा जाता है। तो आपसे यहाँ पर अधिकतम पूछा है और अधिकतम पूछा है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अपशोर आपका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके इस वीडियो में जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस पर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख करके बताइएगा किस प्रश्न पर आपको डाउट है, किस प्रश्न पर आप के अनुसार बोनस मिलने वाला है या मिल सकता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। उसका राइट आंसर हम अगली वीडियो में ज़रूर आपके लिए बताएंगे। अगर आपने और भी जिस प्रश्न पर डाउट है आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखना, उनसे आपके और भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।